नमस्कार। इस सैम कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स का नाम है हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल 1 भाषाई परिचय एवं हिंदी भाषा, व्याख्यान संख्या 2, जिसका शीर्षक है भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप शीर्षक के अंतर्गत जिस विषय वस्तु को आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे उसमें है भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय, मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, साहित्यिक भाषा, तकनीकी भाषा। अब बात करते हैं सर्वप्रथम कि भाषा से तो हम लोग पूर्व परिचित हैं कि भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का साधन है। लेकिन भाषा के जब हम रूपों पर जाते हैं तो कई रूप हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं। और जैसा कि एडवर्ड सापिर का विचार है कि चलना स्वयं में एक मूल प्रवृत्ति होती है तथा ये एक कायिक क्रिया है, नैसर्गिक एवं स्वाभाविक कार्य भी है, जबकि बोलना एक नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित अर्जित एवं सांस्कृतिक व्यापार कहा जाता है। एडवर्ड सापिर का ये जो विचार है ये भाषा के संदर्भ में बहुत ही सटीक उतरता है। जैसा उन्होंने कहा है कि चलना स्वयं में एक मूल प्रवृत्ति है। तात्पर्य यह है कि जो चलना है किसी भी बच्चे के संदर्भ में जब हम इसकी बात करते हैं तो एक इसकी टेंडेंसी होती है कि वो चलना स्वयं से सीख रहा होता है तथा एक ये फिजिकल एक्टिविटी है, क्रिया है, एक्शन है जो वो करता है ना, कायिक क्रिया है, नैसर्गिक एवं स्वाभाविक कार्य भी नेचुरल वर्क है जो वो करता है। जबकि बोलना, क्योंकि भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है ना, तो उसके लिए उसमें जब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये 4 कौशल उसमें सम्मिलित होते हैं, तो बोलना एक नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित अर्जित एवं सांस्कृतिक व्यापार कहा जाता है। मतलब कि तात्पर्य यह है कि अर्जित बच्चा जो है वो किसी को बोलते हुए सुनता है तो उसी तरह की ध्वनि या उसी तरह के शब्दों को वो बोलना चाहता है, तो इसी संदर्भ में कहा गया है। भाषा को व्यवहार में लाने की दृष्टि से उसके अनेक रूप हैं। जब हम व्यवहार में, क्योंकि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, तो जब व्यवहारिक, क्योंकि सीख रहे हैं या सिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो व्यवहार में हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं इसकी बात कही जा रही है। जिस तरह भाषा का व्यवहार समाज में होता है उसी प्रकार उस भाषा को पढ़ाते समय शिक्षक को अपने उद्देश्य, शिक्षण विधियां व सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत भाषाओं को पढ़ाने में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। तात्पर्य है कि भाषा को, क्योंकि भाषा बच्चा अपने परिवार से, अपने समाज से सीख रहा है, लेकिन फिर भी बात हम ये करते हैं कि विद्यालय में भाषा को सिखाने की, भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या अन्य राज्यों की कोई भी भाषा हो, उसको विद्यालय में सही प्रकार से व्याकरणिक रूप से सिखाने की बात कही जाती है। क्यों? उसके लिए विशिष्ट क्या उद्देश्य निर्धारित करे जाएंगे, विशिष्ट प्रकार की भाषा को सिखाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां ज्यादा उपयुक्त हो सकती हैं और ऐसी कौन सी क्रियाएं या हम लोग सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी भाषा जो बताना चाह रहे हैं वो बच्चे को सही प्रकार से समझ में आ सके। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं जिसमें कि भाषा के विविध रूपों की बात कही गई है, जिसके माध्यम से समाज में एक दूसरे से संपर्क स्थापित होता है। तो विविध रूपों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मातृभाषा की, राजभाषा की, संपर्क भाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, साहित्यिक भाषा, तकनीकी भाषा इत्यादि की। सर्वप्रथम बात करते हैं मातृभाषा। ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मातृभाषा की बात कही जा रही है, अर्थात वो भाषा है ये जो कि बच्चा अपने परिवार से, माँ से संबंधित बात कही गई है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे का जो अटैचमेंट होता है वो अपनी माँ के साथ होता है, वो सर्वप्रथम अपनी माँ को पहचानता है, तो इस वजह से इसको मातृभाषा कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसके विस्तार की बात करें, विस्तारित शब्द, इसके शब्दार्थ की हम बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, तो इसका तात्पर्य है कि जो बालक जन्म के साथ अपने परिवार से, माता पिता से, पारिवारिक सदस्यों से जो भाषा वो स्वाभाविक रूप से सीखता है
वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसी संदर्भ में रायबर्न, जो कि भाषा शास्त्री हुए हैं, उनका कहना है कि मातृभाषा हर्ष, आनंद तथा ज्ञान का तत्क्षण साधन तथा स्रोत है। भावों तथा रुचियों का परिचालक है और ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग का साधन है, जिससे हम अति निकट पहुंच जाते हैं। अर्थात इसमें जो रायबर्न जी ने कहा है कि मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन तथा स्रोत है। मातृभाषा के माध्यम से जब अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमें एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और एक स्वाभाविक रूप से अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ना, तत्क्षण तुरंत। कोई भी उसके लिए किसी को भी मातृभाषा में अगर अपनी बात कहनी है तो किसी भी प्रकार का उसको समय नहीं चाहिए कि और वो तुरंत अपनी बात को कह सकता है। भावों तथा रुचियों का परिचालक है, एक ड्राइव है जिसके माध्यम से जो हमारे अंदर के भाव उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमें कुछ अच्छा लगता है, उसको तुरंत हम अभिव्यक्त कर देते हैं। वो ड्राइव के रूप में काम करता है, एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। साथ ही इन्होंने कहा है कि ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग का साधन है। एक कहा जा रहा है कि एक ईश्वर की तरफ की देन है जिसका हम लोग प्रयोग बखूबी करते हैं, और सृजनात्मक शक्तियों की, अगर कुछ क्रिएटिव हमें सोचना है, कुछ नया करना है, किसी चीज की रचना करनी है, नए तरीके से नवीन कुछ प्रस्तुत करना है, तो उसमें हमारी जो मातृभाषा होती है वो बहुत ही सहायक होती है। उसके माध्यम से हम कुछ बहुत सारी नवीनता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। मातृभाषा किसी भी बालक की प्रथम भाषा होती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बालक जो है उसका संबंध माँ से होता है, और सबसे पहले वो जो अपने परिवार से शब्दों को सीखता है, वर्ण को सीखता है। इसी कारण से मातृभाषा को ही प्रथम भाषा भी कहा जा रहा है। ये आपकी मात्र प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लोग गुजरात की बात करें कि वहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनकी मातृभाषा गुजराती हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो जब बच्चा जन्म ले रहा है तो अपने परिवार में वो गुजराती भाषा को सुन रहा है, जो सुनेगा उसी को वो सीखेगा और उसी भाषा में वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में हमारी मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा का महत्व पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मातृभाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति में सहायक है। मातृभाषा विचारों की जननी, भावात्मक विकास का साधन, सृजनात्मक शक्ति एवं बौद्धिक विकास का माध्यम, ज्ञानार्जन एवं चिंतन का माध्यम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का माध्यम। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मातृभाषा में जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी विलंब के व्यक्ति अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर लेता है। तो ये एक बहुत ही सहायक के रूप में वहां पर कार्य करती है। विचारों की जननी, अगर कुछ सोचने के लिए हम लोगों को कहा जाता है, कोई मुद्दे दिए जाते हैं, कुछ शीर्षक दिए जाते हैं, तो हमारे विचार जो सर्वप्रथम विचार आते हैं वो हमारी मातृभाषा में ही उभरते हैं। इसलिए नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए भी हमारी मातृभाषा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। भावात्मक विकास का साधन है। भावात्मक भाव जो उत्पन्न हो रहा है उसको कैसे हम विकसित कर पाएं। भावों, अगर हम रसानुभूति की बात करते हैं तो किस तरह से एक भाव से दूसरा भाव संबंधित होता है, उसके लिए भी हमारी मातृभाषा जो है वो एक साधन का कार्य करती है। सृजनात्मक शक्ति एवं बौद्धिक विकास का माध्यम है। मातृभाषा के माध्यम से ही सृजनात्मक शक्ति का कार्य किया जाता है। हमारे अंदर कुछ क्रिएटिव करने की लालसा उत्पन्न होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी वस्तु का कंस्ट्रक्शन करना या किसी विचार पर अपने विचार पुनः देना, विचारों से नवीन विचारों को प्रस्तुत करने में और कुछ सोचने में, कुछ निर्णय देने में, कुछ नया बताने में हमारी मातृभाषा ही हमारा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। ज्ञानार्जन एवं चिंतन का माध्यम,
मातृभाषा के माध्यम से जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यहाँ पर उस ज्ञान की बात हो रही है, आपका औपचारिक ज्ञान भी हो सकता है और अनौपचारिक ज्ञान भी। जो ज्ञान हम विद्यालय में ग्रहण कर रहे हैं या विद्यालय में जाकर के, महाविद्यालय में जाकर के अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है, तो अगर अनुदेशन के रूप में, माध्यम के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो दीर्घकालिक होता है। वो लंबे समय के लिए उनमें एस्टैब्लिश होता है और उसके माध्यम से वो कोई भी चिंतन का कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इस तरह से जो मातृभाषा है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से जब ज्ञान समाज में विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते समय या विभिन्न प्रकार के जो संगठन होते हैं उनमें जब व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत के दौरान ही बहुत सारी नई नई बातें हम लोग सीखते हैं। तो क्या जो हमारे पहले से हमारा अपना ज्ञान है, नॉलेज है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मातृभाषा में अगर बातचीत होती है तो वो बहुत ही हमारे लिए सहायक हो जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का माध्यम, मातृभाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का माध्यम भी है कि समाज में हमारी अपनी सोसाइटी में जो भी कार्यक्रम या गतिविधियां होती हैं या सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, उसमें जब हम एक प्रतिभाग करते हैं या उसके बारे में सोचने का कार्य करते हैं, तो मातृभाषा के माध्यम से अगर वो सारी चीजें की जाती हैं तो समाज में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाना, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाना, एक दूसरे की परंपराओं को समझ पाने में भी हमारी जो मातृभाषा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसी में एक आप सभी के लिए एक कह सकते हैं कि गतिविधि आधारित एक प्रश्न है या इस पर कि यदि आप भारत के मणिपुर राज्य से हैं तो आपकी मातृभाषा क्या होगी और आप किसी हिंदी भाषी व्यक्ति से कैसे वार्तालाप करेंगे। तो आप लोग इस पर थोड़ा सोचिएगा कि अगर आप मणिपुर के अलावा किसी भी राज्य के हैं तो भी आपकी क्या मातृभाषा होगी और दूसरी मातृभाषा के व्यक्ति से आप किस प्रकार से वार्तालाप करेंगे। उसकी बात को समझना और अपनी बात को समझाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग सोचिएगा और इस पर अपने विचार दीजिएगा। आगे हम लोग इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं, राजभाषा की बात करते हैं। राजभाषा से तात्पर्य किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है। तात्पर्य यह है कि कोई भी राज्य, उदाहरण के लिए हमारा उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, तो किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न उस राज्य में स्थापित विभिन्न कार्यालय अपने कागजी कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो आपकी राजभाषा कहलाती है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, प्राचीन समय में जाएं, तो वहां पर जो भी राजकाज होता था उसका संचालन संस्कृत भाषा में होता था। तो उस समय की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। वर्तमान में परिवर्तन आया है और आज इसको राजभाषा का स्थान दिया गया है, हिंदी को। राजभाषा के कुछ अभी पूरी तरह से दिया जाने की बात हो रही, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ विवाद है। तो कुछ बिंदु इसके संबंध में बताए जा रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय एक प्रतिनिधि भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो कि सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाए। इस संदर्भ में एक ही भाषा सबको समझ में आई और वो हिंदी थी। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्राविधान निहित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। मतलब 343 से 351 में इसकी बात कही जा रही है, हिंदी भाषा की बात कही जा रही है, और 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा और जो हमारी लिपि है वो देवनागरी निर्धारित की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की इस भाषा को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रसारित करें और इसको हम बढ़ावा कैसे दें, इसकी बात हमारे अनुच्छेद 351 में कही जा रही है। 1963 के राजभाषा अधिनियम में राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। 1976 के राजभाषा नियम में कहा गया कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों के बीच जो पत्राचार होगा, अब एक दूसरे से जो भी कार्यालय हैं केंद्रीय सरकार के मंत्रालय के, उनके बीच में जो संपर्क स्थापित होगा, जो कि जिसका माध्यम हमारे पत्राचार होता है, उसके लिए 2 भाषाओं की बात कही जा रही है, हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है, लेकिन उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। मतलब अगर इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में, व्यापक रूप से देखें तो हिंदी को हम लोग वो दर्जा देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिकता के कारण शायद उसको वो स्थिति नहीं मिल पा रही है। वर्तमान समय में भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा, जैसे संपर्क शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि संपर्क स्थापित करना, है ना। तो यह वह भाषा होती है जिसका प्रयोग विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक समुदाय दूसरा समुदाय अपनी बात को कह सके और उस बात के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित करे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो उसके लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो आपकी संपर्क भाषा होती है। कह सकते हैं कि ये, क्योंकि अगर देखेंगे एक ही क्षेत्र में विभिन्न परिवार रहते हैं, वहां पर भी लोगों की, व्यक्तियों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो संपर्क करने के लिए हम अपनी बात कह सकें और दूसरे की बात को समझ सकें, वहां पर जो एक भाषा या कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, उस भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही आपकी संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा व्यावसायिक और सामाजिक संवाद में भी सहायक होती है, क्योंकि एक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र या विभिन्न समुदाय आपस में कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसके में ये सहायक होती है और बहुभाषी देशों में इसकी उपयोगिता अधिक हो भी जाती है। एक ऐसा देश जहाँ पर अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश हमारा बहुभाषी देश है। यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भाषाएं बोलने वालों की संख्या भी है। हिंदी आपके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि में बोली जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ा अलग दूसरे राज्यों में जाएं तो वहां पर हमारी उड़ीसा में बात करें तो उड़िया भाषा की बात होती है। तो विभिन्नता, मतलब भाषाओं में विभिन्नताएं दिखाई प्रदर्शित हो रही हैं। इस कारण से बहुभाषी देश है हमारा, और उनके बीच में, विभिन्न राज्यों के बीच में या उन राज्यों में भी आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं प्रादेशिक भाषा की। प्रादेशिक भाषा वह भाषा होती है जिसे किसी राज्य क्षेत्र में मुख्य रूप से बोला जाता है और जिसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी राज्य या क्षेत्र में मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से उसी को ही बोला जाता है और एक उसको मान्यता मिली हुई है, एक उसको लीगली मान्यता मिली हुई है, वो आपकी भाषा जो है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यह भाषा किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा मराठी है, तो ये निर्धारित है कि अगर कोई मराठी हमारे सामने कोई व्यक्ति बोलता है या मराठी में अपनी बात को कहता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति जो है वो महाराष्ट्र का होगा। ये भी अपवाद भी मिल सकते हैं कि कोई महाराष्ट्र का पूर्ण रूप से निवासी ना हो, लेकिन वहां पर अधिक समय से वहां पर रह रहा है और वहां पर रहते हुए उसने उस भाषा को सीख लिया है ना, तो और उस भाषा के माध्यम से, अर्थात मराठी भाषा के माध्यम से वो अपनी बात को कह रहा है। तो
एक निर्धारित किया गया है, एक मान्यता मिली है कि ये भाषा इसी राज्य की होगी या इसी क्षेत्र की होगी। उदाहरण के लिए अगर हम भोजपुरी की बात करें तो वो बिहार में से संबंधित हो जाती है। तो ये भाषा किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए अगर तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़ भाषाओं की हम बात कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मातृभाषा, माँ से संबंधित, प्रादेशिक प्रदेश से संबंधित, और राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्र से संबंधित। जिस भाषा का प्रयोग देश में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी पहले ही कहा जा चुका है कि भारत देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन हिंदी भाषा के साथ कुछ विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से उसको जो दर्जा, जो स्थान मिलना चाहिए था वो अभी भी नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में वो उसको स्थान मिल जाए। तो यहाँ पर उसी से संबंधित बात हो रही है कि जिस भाषा का प्रयोग देश में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, अर्थात देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी, बोली और लिखी जाने वाली भाषा ही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। प्रमुख बात इसमें है समझी, समझना। अगर विचार विनिमय का साधन भाषा है तो विचार को एक्सचेंज करना, अपने विचार को प्रकट करना, दूसरे के विचार को समझना, यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझना, बोलना और लिखना। जिस भाषा का प्रयोग अत्यधिक लोगों द्वारा किया जाता है वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। भारत के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करें तो भारत में 14 सितंबर 1949 को केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था, परंतु प्रायोगिक रूप में आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त नहीं हो सका है। ये बहुत ही हिंदी भाषा के, क्योंकि भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, अत्यधिक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी यह स्थिति है कि उसको राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। इस संबंध में मतलब हिंदी भाषा जो है वो एक समस्या जो है वो एक राजनीतिक, कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया है कि कैसे ऐसे क्या किया जाए, ऐसे कौन से काम किए जाए, ऐसे कौन सी नीतियां बनाई जाए जिसे, क्योंकि दिया तो जा चुका है लेकिन व्यवहारिकता में कहाँ कमी रह जा रही है जिसको कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। उसको पहचान करने की जरूरत है और अपनी भाषा को हमें एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग विश्व स्तर पर संचार, व्यापार, कूटनीति और शिक्षा के लिए किया जाता है। तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग हम विश्व स्तर पर, है ना, पूर्ण संसार में संचार के लिए, संप्रेषण के लिए करते हैं। जो एक देश से दूसरे देश में एक देश की कुछ सीमाएं होती हैं, एक देश में कुछ चीजों की कमी होती है और उस कमी की पूर्ति हम दूसरे देश से व्यापार स्थापित करके करते हैं। तो जब हम व्यापार स्थापित करने की बात करते हैं तो जो भी काम क्रियाकलाप हो रहा है, कागजी कार्य भी हो रहा है या संप्रेषण संचार स्थापित हो रहा है, उसमें कोई भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी भी भाषा के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता है। तो वह भाषा जो कि देशों के बीच में संपर्क स्थापित करती है, व्यापार करने में सहायक होती है, नीतियां बनाने में सहायक होती है और शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती है, वही भाषा आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। आगे
हम लोग देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कई देशों में समझी और बोली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रयुक्त होती है, वैश्विक स्तर पर संचार और व्यापार में सहायक होती है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो एक देश में तो अलग बात है, लेकिन कई देशों में, मतलब 2 देश 3 देश की यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि कई देशों में समझी और बोली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसको स्थान मिला हुआ है और वैश्विक स्तर पर संचार और व्यापार में भी सहायक होती है। इस संबंध में आज के संदर्भ में देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत देश के अलावा किसी भी देश में हम लोग जाएंगे तो संपर्क स्थापित करने के लिए अत्यधिक देशों में संपर्क स्थापित करना है, वहां पहुंच करके वहां के लोगों से बातचीत करना है या वहां की चीज़ों को समझना है, वहां के क्षेत्र को समझना है, वहां की नीतियों को समझना है। हमें जो संपर्क स्थापित किया जाएगा इन चीज को समझने के लिए, उसके लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जो कि हिंदी भाषी देश हैं, अगर हम मॉरिशस, फिजी इन सब की बात करें तो वहां पर पहुंच करके ये कहा जा सकता है कि शायद उस तरह की अनुभूति नहीं होगी कि जैसा कि अन्य देशों में पहुंच करके होती कि नहीं मुझे तो हिंदी ही आती है और अंग्रेजी में कैसे वार्तालाप किया जाए। तो फिजी, मॉरिशस वगैरह में आपकी हिंदी भी बोली जाती है और वहां पर उन देशों के साथ हम संपर्क हिंदी भाषा के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात हो रही है कि विश्व स्तर पर, विश्व में हमारे जितने भी देश हैं उन सब की बात कही जा रही है, तो वहां पर अगर हमें संपर्क स्थापित करना है, व्यापार से संबंधित कार्य करना है, शिक्षा की बात करनी है, भारत देश के विद्यार्थी, यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो अगर अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर जो शिक्षा मिलेगी वो अंग्रेजी में ही मिलेगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और चीनी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी हिंदी भी कुछ देशों में बोली जाती है, इसी कारण से हिंदी भी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इसीलिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जिससे कि भारत देश के साथ साथ विश्व में इसकी एक अलग पहचान बन सके। साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा वह भाषा होती है जो साहित्य लेखन, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि के लिए प्रयोग की जाती है। ये भाषा अधिक परिष्कृत और समृद्ध होती है। एक भाषा का हम लोग प्रयोग जब बच्चा स्कूल विद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है उस समय भी वो वार्तालाप स्थापित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन उस समय वो भाषा का जो माध्यम होता है या भाषा के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है वो उतने परिष्कृत नहीं होते हैं। वो बहुत ही ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि वो अपने दैनिक जीवन में, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से सीखता है, सुनता है और सीख लेता है, और उसके माध्यम से वो अपना संपर्क स्थापित करता है। लेकिन जब हम साहित्य लेखन की बात करते हैं वहां पर एक ऐसी भाषा की बात कही जाती है जो कि परिष्कृत हो, बहुत ही समृद्ध हो, उस बहुत ही, जिससे कि अगर उस साहित्य को कोई पढ़ रहा है तो उसके अंदर वही भाव आए जिस संबंध में वो चीजें कही जा रही हैं। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनमें भी कौन सा शब्द ज्यादा उचित है उस संदर्भ में, उस बात की अभिव्यक्ति के लिए, उस विचार की अभिव्यक्ति के लिए, उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि साहित्य लेखन में, चाहे वो हमारा गद्य हो, काव्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो, उसमें जो भाषा प्रयोग की जाती, क्योंकि वहां पर 2 मुख्य चीजें हो रही हैं, आपकी परिष्कृत और समृद्ध। परिष्कृत जिसको कि हम धीरे 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 रिफाइन करते जाते हैं। सोचते हैं जब कोई भी साहित्य लेखन होता है तो वो एक बार का काम नहीं होता है, एक दीर्घ कालिक काम है। आप लिखें, फिर उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर पुनः लेखन करें,
पुनः पठन करें और धीरे धीरे वो परिष्कृत होता जाता है। तो जब हम लेखन और पठन की बात कर रहे हैं तो पढ़ने का तात्पर्य वहाँ पर जो शब्दों के माध्यम से वाक्य लिखे गए हैं, जो लिखा जा रहा है, विचार अभिव्यक्त किया जा रहा है, उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर परिष्कृत और समृद्ध भाषा है जो कि साहित्य सृजन के लिए प्रयुक्त होती है। भाषा का परिष्कृत और मानक रूप भी होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी साहित्यिक भाषा में अलंकार, मुहावरे, भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है ना, कि अलंकारिक रूप से कहना किसी चीज को, लोकोक्ति का प्रयोग करना, मुहावरे का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए कि अगर हम कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं तो उसके लिए ये लिखना कि कम शब्दों में अपनी बात कहना शायद उतना प्रभावी नहीं होगा अगर इसके स्थान पर ये लिख दिया जाए गागर में सागर, कि छोटे से एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे सटीक शब्दों का प्रयोग करना कि उसका जो अर्थ निकले वो इतना ज्यादा व्यापक हो कि कम शब्द कह करके या कम शब्द लिख करके अपनी बात को व्यापक रूप से व्यक्ति कह जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी साहित्यिक भाषा है उसमें अलंकार है, मुहावरे हैं, और आपके अलंकार के विभिन्न प्रकार हो चुके हैं, या आपके उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, इन सब का प्रयोग किया जाता है जब हम साहित्य से संबंधित कोई कार्य करते हैं। साहित्य से संबंधित कार्य करने में हमारी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये सब भाषाएं प्रयोग होती हैं। इनकी भाषा साहित्यिक शैली भी हो जाती है। और अंग्रेजी में हम बात करें तो जो शेक्सपियर की कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो आपकी साहित्यिक भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तकनीकी भाषा। तकनीकी भाषा किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी भाषा होती है जिसमें उस विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दावली होती है। इसमें जटिल और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है तथा यह किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। तकनीकी शब्द आज के संबंध में टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इरा, तकनीकी युग कहा जा रहा है। और जब विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, या शिक्षक कक्षा में उसको पढ़ाता है, तो हर विषय से संबंधित कहा जाता है कि उस विषय की टर्मिनोलॉजी, तकनीकी शब्द क्या है, ये शब्द जो है वो इसी से संबंधित है। उदाहरण के लिए अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में साधारण भाषा में हम लोग सीखना कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में सीखने को अधिगम कहा जा रहा है। अगर कोई अधिगम शब्द का प्रयोग कर रहा है तो समझ में, पूर्णतः ये समझ में आ जाता है, ये इंगित हो जाता है कि यह व्यक्ति मनोविज्ञान का साथी होगा या मनोविज्ञान इसने पढ़ा होगा, क्योंकि अधिगम शब्द या अधिगम कर्ता जो है वो मनोविज्ञान का तकनीकी शब्द है। उसी की यहाँ पर भी बात हो रही है कि तकनीकी भाषा किसी विशेष क्षेत्र, एक क्षेत्र, निर्धारित क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र होता है, उससे जुड़ी भाषा होती है जिसमें उस विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दावली होती है, एक उसकी डिक्शनरी होती है, वोकैबुलरी होती है, और जटिल और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके जो भी चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द हैं कि अगर कोई शब्द हो रहा तो ये पर्टिकुलर मेडिकल लाइन का ही है, या हम विधि क्षेत्र में की भी बात कर सकते हैं ना। उसी तरह से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी क्षेत्र होते हैं वहाँ के भी कुछ निर्धारित शब्द होते हैं कि इन्हीं शब्दों का, अगर ये शब्द हमें कहीं लिखे हुए दिख रहे हैं तो वो हमारे प्रशासनिक कार्य से संबंधित हो जाते हैं। कानूनी भाषा, वैज्ञानिक भाषा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी है, जावा, पाइथन। हम लोगों ने भाषा के विभिन्न रूपों पर चर्चाएं करी हैं कि भाषा क्या है और उसके विभिन्न रूप क्या है, क्योंकि विभिन्न रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए कि संसार में, जैसा देख पढ़ रहे हैं कि भारत देश में भाषाओं की विविधता बहुत ही अधिक है, और कहा जा भी जाता है कि भारत जो है वो विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न भाषाएं हैं,
और क्षेत्रीय स्तर पर भी विभिन्न भाषाएं हैं, राज्य स्तर पर भी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे बंगला बंगाल प्रदेश की भाषा है, पंजाबी पंजाब प्रदेश की भाषा है, राजस्थानी राजस्थान प्रदेश की भाषा है। उसी तरह से अगर हम यूरोप में भाषाएं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां पर फ्रेंच फ्रांस देश की, जर्मन जर्मनी देश की भाषा हो जाती है। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि जो भाषा है इतनी प्रमुख साधन है, इतना प्रमुख माध्यम है कि एक भाषा की हम बात कर रहे हैं लेकिन कई भाषाओं के रूप हैं, विविध रूप हैं और हमें ये सोचना है, ये सबका निर्धारित है पहले से कि कहाँ पर किस तरह की भाषा का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि हम दूसरों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता कैसी है, हमारे भाव कैसे हैं। तो भाषा जो है वो अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ विभिन्न राज्यों, है ना, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, राज्यों एवं देशों के बीच पत्राचार और संपर्क का माध्यम भी है, जिससे व्यापार आदि कार्य किए जाते हैं। तो आज के जो ये व्याख्यान संख्या 2 थी, इसमें हम लोगों ने भाषा के विभिन्न रूपों पर चर्चा की है और विभिन्न प्रकार की भाषाओं के महत्व को भी समझा है और इसकी क्या ज़रूरत है, कि जैसा कि कुछ हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण भाषा है लेकिन व्यावहारिक रूप में अभी उसको वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। तो अंत में एक आप सभी के लिए आप कुछ सोचें, समझें या कह सकते हैं आओ मिल करके सोचें, इस पर देखिएगा। और जिसमें कि प्रश्न रूप में दिया जा रहा है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों, या नहीं होनी चाहिए तो क्यों? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा उसके क्या समाधान हो सकते हैं, ऐसी कौन सी, क्योंकि हम 14 सितंबर 1949 की बात कर रहे हैं और आज हमारा 2025 चल रहा है, तो उसको अभी वो दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है? क्या चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का समाधान हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पर हम लोग को मिल करके विचार करना है। आप लोग सोचिएगा और उम्मीद है कि ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।